मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं आप सब? श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, राधे राधे। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और आज का हमारा सेशन मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं। आपने जितना उत्साह दिखाया है इस टेस्ट सीरीज के लिए, मैं उससे काफ़ी अभिभूत हूँ। और आज की जो श्रृंखला है, इसमें भी हमेशा की तरह मैंने बहुत सारे चुनिंदा प्रश्न रखे हैं। जल्दी से क्लास में आइए और हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। पहला प्रश्न हमेशा की तरह, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनती है। निम्नलिखित में से किसके समय में सिक्कों पर राजाओं का नाम और आकृतियां, यानी कि राजाओं का नाम और आकृतियां मतलब उनका चित्र अंकित किया जाने लगा, है ना? ये ध्यान रखिएगा, चित्र भी अंकित किया जाने लगा। शकों के समय, हिंद यूनानियों के समय, कुषाणों के समय, या फिर गुप्तों के समय? और जवाब देंगे आप। और अगर गलती से कहीं आपने शकों का समय लगा दिया है तो गलत होगा। यहाँ पे जवाब है हिंद यूनानियों के समय, ठीक है। और भारत में पहला स्वर्ण सिक्का जो प्रचलित किया वो हिंद यूनानियों ने प्रचलित किया, और उसका नाम है उस शासक का मेनांडर, ठीक है। आपसे कहता है कि ये बताइए, भारत में कुषाण वंश में पहली बार स्वर्ण सिक्का किसने प्रचलित किया? तो उसका नाम है विमा कटफिसेस। विमा कटफिसेस। अभी मैं एक इंडियन कॉइन्स पर भी, अगर आप चाहेंगे, कई लेक्चर्स हैं मेरे यूट्यूब पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। और कुछ चुनिंदा प्रश्न एक बार हम और फिर से डिस्कस कर देंगे। इंडियन कॉइन्स पे एंशियंट पर 2 लेक्चर हैं पूरे बड़े बड़े। मेडवल पे भी मुझे उम्मीद है 2 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। तो आप चाहें तो इंडियन कॉइन्स सिस्टम से हमेशा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप जरूर उसे देखिए। एक पूरा लेक्चर भी है उस पर, कितने सिक्के हैं, क्या है, कितना वजन है, किसका चित्रांकन है। फिलहाल अब देखिएगा, किस वंश के शासकों ने अपने सिक्कों पर तिथियां भी लिखवाई? ऐसा भी प्रश्न आया है, एक बार ऐसा भी आया है नेट में कि संवत का अंकन परंपरा जो है ये किसने शुरू किया? तो पश्चिमी क्षत्रप है, हिंद यवन है, सातवाहन है, कुषाण है। तो यहाँ पे पश्चिमी क्षत्रप का धर्मक शकों ने अपने सिक्कों पर तिथियां अंकित कराने की परंपरा भी शुरू की। हिंद यवनों ने नाम और चित्र, नाम और चित्र, नाम युक्त और चित्र युक्त और तिथि युक्त सिक्के का धर्मक शक। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्न इसलिए साथ में रख दिए कि आपको दिक्कत ना हो। और फिर अब देखिए, तीसरा प्रश्न है सीसे के सिक्के। ये तो आपको पता है कि सीसे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के विशेष तौर पर सातवाहनों ने जारी किए हैं। वो ये कह रहा है कि ये बताइए कि सीसे के सिक्के जारी करने वाला हिंद यवन शासक कौन था? स्ट्रेटो सेकंड, या फर्स्ट, या फिर मेनांडर, या फिर डेमेट्रियस? और मुझे उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा, और जवाब है यहाँ पर स्ट्रेटो द्वितीय। क्लियर हो रहा है? और अब देखिएगा, भारत में किस हिंद यवन शासक ने द्विभाषी सिक्के प्रचलित किए? बहुत सटीक प्रश्न है। द्विभाषी सिक्कों के प्रचलन की परंपरा डेमेट्रियस, यूक्रिटाइडीज, या फिर अगाथोक्लीज, या फिर स्ट्रेटो प्रथम? बताइए। और गलती मत करिएगा, सभी लोग रिप्लाई किया करिए। और उस शासक का नाम है डेमेट्रियस। क्लियर हो रहा है? और एक प्रश्न आपको मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। अगाथोक्लीज भगवान कृष्ण और बलराम का चित्रांकन इसके सिक्कों पर हुआ है। भगवान कृष्ण और बलराम का चित्रांकन अगाथोक्लीज के सिक्कों पे हुआ है। एक प्रश्न और बन सकता है कि मुरलीधर कृष्ण का चित्रांकन किस शासक के सिक्कों पर है? तो मुरलीधर कृष्णा चोल शासक राजराज प्रथम है। मुरलीधर श्री कृष्णा चोल शासक राजराज प्रथम है। शैव मतानुयायी है, लेकिन सिक्के पर मुरलीधर श्री कृष्ण का चित्रांकन भी हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्गाकार चौकोर सिक्के, ध्यान रखिएगा, 5 पैसे का सिक्का अगर आपने देखा हो तो वो चौकोर होता था। फिलहाल तो अब ये कह रहा है किस हिंद यवन शासक ने ये परंपरा शुरू की? भारत में चौकोर सिक्का मेनांडर है, एंटीमेकस है, डेमेट्रियस द्वितीय है, या फिर यूक्रिटाइडीज है? जवाब देंगे तो सही जवाब यहाँ पर एंटीमेकस है। देखिएगा थोड़ा सा, और बड़ा जरूरी बात है ये।
और एक बात और है, चांदी का एक चौकोर सिक्का जलाली भी है, मुगल काल में है। चांदी का चौकोर सिक्का जो प्रचलन में नहीं रहा बहुत ज्यादा, वो किस मुगल शासक ने चलाया, मुझे बताइए। चांदी का चौकोर सिक्का जलाली। और जवाब आप लोग दे देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, सब लोग पढ़ रहे हैं। और जवाब है उसका अकबर। नोट कर लीजिएगा, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने। तो चांदी का चौकोर सिक्का मुगल काल में वो है मुगल शासक अकबर, और प्राचीन भारत में हिंद यवन शासक है एंटीमेकस। और अब देखिएगा यहाँ पर कुछ खास बात है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। डेमेट्रियस द्वितीय ने भारत में द्विलिपीय और द्विभाषी सिक्के प्रवर्तित किए, अभी मैंने आपको बताया। फिर अंतिम शासक जिसके सिक्कों पर द्विभाषीय या द्विलिपीय लेख प्राप्त होते हैं वो विमा कटफिसेस है, वो कुषाण वंश का है, ठीक है। कनिष्क प्रथम ने द्विलिपीय द्विभाषी सिक्कों के प्रचलन की परंपरा बंद कर दी। तो विमा कटफिसेस के बाद कनिष्क आता है, कनिष्क ने ये परंपरा बंद कर दी थी। तो वो अंतिम शासक कौन सा है, विमा कटफिसेस है, जिसके सिक्कों पर द्विलिपीय लेखांकन है फिलहाल। और अब देखिएगा ये प्रश्न बड़ा कॉमन है और मैंने शायद पहले भी कभी डिस्कस किया है। भारतवर्ष संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, या फिर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। रिप्लाई कर दीजिए और जवाब आ जाना चाहिए अब तक। और सही बात है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ना। और भानुगुप्त का एरन अभिलेख सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, ये पता है आपको। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न अभिलेखों से, सिक्कों से, ये सब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। प्रश्न पूछे जाने की बहुत सारी परंपराएं हैं। और ये कह रहे कौन सा अभिलेख जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से प्रारंभ होता है तथा जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख या फिर करमदंडा अभिलेख है। इसमें जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम जो प्रारंभिक साक्ष्य और वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बढ़िया प्रश्न है। ये भी प्रश्न हमेशा मैं चुनिंदा लेकर के ही आता हूँ और नए छात्र काफी जुड़ रहे हैं तो उसमें ये होता है कि भाई आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए। और वो कह रहे विष्टि का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ पर है, विष्टि मतलब बेगार। नागनिका का नानाघाट अभिलेख है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, अशोक का जूनागढ़ अभिलेख है, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और जवाब यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है, सामान्य सा जवाब है। और अब तक आपने गेस कर लिया है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आप सभी ने। और जवाब है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुप्त वंश का पहला और अंतिम शासक कौन था। ऑप्शंस देखिए और मुझे बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम और वैन्यगुप्त, समुद्रगुप्त और विष्णुगुप्त, घटोत्कच और कुमारगुप्त द्वितीय, या फिर श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। अब इसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में फिलहाल। और सही जवाब यहाँ पे श्रीगुप्त, आदि पुरुष श्रीगुप्त है और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त है। बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। और इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजर्षि की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त का भितरी स्तंभ लेख है, कुमारगुप्त प्रथम का भितरी मुहर है, या फिर प्रभावती गुप्त का ऊना ताम्रपत्र अभिलेख है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख है। और मुझे उम्मीद है आपने ठीक लगाया होगा और यहाँ पर जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। वीणा वादक कौन कौन से हैं। चंद्रगुप्त है, सॉरी समुद्रगुप्त है, राणा कुंभा है, औरंगजेब है, उपर्युक्त सभी हैं। वीणा बजाते थे। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका सही जवाब दिया होगा। और उपर्युक्त सभी वीणा वादक थे। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बता दूं, हर्षवर्धन बांसुरी वादक था, बांसुरी बजाता था। और अकबर नक्कारा वादक था। तो इस तरह के प्रश्न भी आए हैं। अकबर का समकालीन बाज बहादुर नर्तक और संगीतज्ञ था। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको याद रखने चाहिए। कभी कभार अलग अलग जगहों पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे और आप अपने जो भी अनुभव हैं
कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। कुमार गुप्त के काल में लाट से दशपुर आने वाली, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाट से दशपुर आने वाली, बहुत कॉमन प्रश्न है, घुमा कर आके पूछा जाता है। एक श्रेणी, व्यापारियों की एक श्रेणी किस वस्तु का व्यापार करती थी? रत्न, हाथी दांत, अश्व या फिर रेशमी कपड़ा? और वो है रेशमी कपड़ा, सिल्क। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे हैं, और हमेशा की तरह मैं आपको बताता रहा हूँ, हम लोगों की एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है और उसमें बहुत सारे छात्र जुड़ चुके हैं। और यदि आप भी चाहें तो हम लोगों की इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में, जिसमें कि हम 20 प्रश्न पत्र टोटल हल करवाएंगे प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए, यानी कि एक प्रागैतिहासिक काल पे, एक हड़प्पा पे, एक वैदिक पे, एक मौर्य पे, एक मौर्योत्तर पे, एक गुप्त काल पे, एक साउथ इंडिया पे, एक इस्लाम और राजपूत काल पे, दिल्ली सल्तनत पे, फिर सूफी आंदोलन पे, एक मुगल पे, एक मराठा पे, ऐसे करके टोटल मॉडर्न इंडिया पे ऐसे टॉपिक्स हैं। 20 प्रश्न पत्र आपको हल करवाने हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। अधिकतम प्रश्नों की संख्या 200 हो सकती है। कमिटमेंट मैंने 125 का किया है। अधिकतम आपको 200 तक प्रश्न मिल सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में टॉपिक के नेचर के अनुसार 160, 170 जैसे भी नेचर होगा वैसे मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज में अपने आप को जोड़ सकते हैं। आपकी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको, और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा सेशन होगा, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी उपादेय और काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी संदर्भ में हम लोगों की इसी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 250 पन्ने की हमने एक बुकलेट भी तैयार करवाई है इतिहास की। वो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की एक बुकलेट है। इसमें इस 250 पन्ने की बुकलेट में केवल महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी जानकारियों को संकलित किया गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत प्रॉपरली कंसाइज किया गया है, बहुत प्रामाणिकता के साथ इसमें चीजें उपलब्ध होती हैं। अगर आपने पहले से इसको पढ़ा है इतिहास को, तो ये पुस्तक, ये बुकलेट आपको रिवीजन में काफी मदद कर सकती है। आप चाहें तो इस बुकलेट को और टेस्ट सीरीज के बारे में स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका आह्वान करता हूं, आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज के महाकुंभ में आप मुझसे जुड़िए। और ये टेस्ट सीरीज आपको सामान्य तौर पे बाजार में उपलब्ध जो सामान्य कंफ्यूजन की स्थिति वाली परिस्थिति है, बहुत सारी आपको जो टेस्ट सीरीज मिलती हैं उसमें कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, तो कम से कम आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो फिलहाल आप ये देख लीजिए, गुप्त काल में कौड़ियों के विनिमय के माध्यम को कौन उल्लेख करता है? किसने कहा है कि भारत में लोग व्यापारिक लेन देन कौड़ियों के माध्यम से करते हैं? वेन-सांग है, कालिदास है, इत्सिंग है या फायान है? फायान कहते हैं इस बात को, गुप्त काल में आने वाला फायान। कभी कभार ऐसा भी प्रश्न आया है कि ये बताइए कि फायान किस गुप्त शासक की बड़ी प्रशंसा करता है? वो किसी की प्रशंसा नहीं करता। फायान अपने किसी भी विवरण में, अपनी पुस्तक में किसी भी गुप्त शासक के नाम का उल्लेख नहीं करता। और फायान की पुस्तक अगर आप मुझे रिप्लाई कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और उस किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, फू कुओ की। ठीक है, फायान की जो पुस्तक है, जो उसका भारत संबंधी विवरण है, वो फू कुओ की पुस्तक में संकलित है। क्लियर हुआ? और इसी तरह ह्वेन-सांग की एक पुस्तक है, युआन च्वांग की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, जो हर्षवर्धन के समय में आया है, वो है सीयू की। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा की तरह ये सारे प्रश्न कभी ना कभी मदद करेंगे आपकी परीक्षा में। ये कह रहा है गजारोही प्रकार की मुद्राएं, हाथी पर बैठे वाली, शासक हाथी पर बैठा हुआ है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम जारी की? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर कुमारगुप्त प्रथम, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? और यहाँ पर सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम। ध्यान रखिएगा, गजारोही प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो शुरू करने वाला कुमारगुप्त प्रथम है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न को देखिए, मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है, नंबरिंग करके मैच करिएगा। तो विशाख दत्त की एक पुस्तक है और उसका नाम है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त को इसमें वृषल कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें वृषल कहा गया है। फिलहाल यहाँ के दिए गए विकल्पों में आप देख लीजिए, और यहाँ पर ये बैठेंगे नंबर 2 पर, नाटक। वराहमिहिर आपको कहाँ बैठ सकते हैं? तो ये सही बैठेगा ज्योतिष।
चरक आपको चिकित्सा में मिलेंगे, और भास्कराचार्य की पुस्तक है लीलावती, और वो है गणितज्ञ। तो उत्तर आ रहा है 2, 3, 1 और 4 विकल्पों में 2, 3, 1, 4। आप फिर से मैच कर लीजिए और देख लीजिए 2, 3, 1, 4 कहां पर सूट कर रहा है, ये कहां पे मैच कर रहा है। तो देख लीजिए बी वाला विकल्प सही आएगा, 2, 3, 1 और 4। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। फिर से मैच कर रहा है ये प्रश्न, और देखिएगा पत्नियों के नाम आपको मैच करने, कुमारगुप्त प्रथम, महादेवी, अनंत देवी। ठीक है, तो यहां पर 3 नंबर डालिए, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, यहाँ पे 2 ही आएगा, और चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी है। तो यहां पर उत्तर है 3, 2 और 1। क्लियर? ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 3, 2, 1 यानी तद अनुसार यहां पर दिए गए विकल्पों में सी वाला विकल्प आप देख पा रहे होंगे, 3, 2 और 1। आगे बढ़ते हैं। किन अभिलेखों में क्रमशः रेशम बुनकरों और तेलियों की श्रेणी का उल्लेख है? क्रमशः शब्द पे विशेष ध्यान रखिएगा। रेशम बुनकर, तो रेशम बुनकर आपको पता है मंदसौर अभिलेख है, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख है, और ये ठीक तो है पहला। और तेलियों की श्रेणी का उल्लेख इंदौर अभिलेख में है, वो स्कंदगुप्त का अभिलेख है। ठीक है, तो क्रमशः पूछ रहा है, रेशम बुनकर मंदसौर में है और तेलियों की श्रेणी का उल्लेख इंदौर अभिलेख में है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा विकल्प उल्टा कर दिया है, तो उल्टा नहीं, क्रमशः वहां पर ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपने इस प्रश्न को भी सही किया होगा। इसको देख लीजिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री फायान अपने किन मित्रों के साथ भारत की यात्रा पर आया था? मतलब फायान अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसके मित्र भी थे, हुई चिंग, ताओ चिंग, हुई मिंग, हुई वेई। अब इसमें कौन कौन से मित्र थे उसके, पहले मित्रों के नाम आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और विकल्प को देखते हैं। वैसे मैं बता दूं, ये चारों मित्र उसके साथ आए थे, और इन चारों मित्रों की वजह से ही फायान का यात्रा विवरण फूकुओ की सुरक्षित बच पाया। वो एक लंबी महागाथा है, उसे मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर कभी। तो ये चारों मित्र उसके साथ आए थे। तो यहां पर देखिए विकल्प 1, 2 और 3, 4। फायान अकेला ही आया था, बिल्कुल गलत बात है। 1, 2, 3 और 4, तो चारों मित्र उसके साथ आए थे, यानी कुल 5 लोग। ठीक है, आगे देखिए। किस गुप्त शासक को अचिंत्य पुरुष अर्थात भगवान विष्णु के समान बताया गया है? अब आप देख लीजिए, समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को उदयगिरी गुहालेख में, कुमारगुप्त प्रथम को मंदसौर अभिलेख में, और स्कंदगुप्त को सुप्रिया अभिलेख में। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दे सकते हैं अचिंत्य पुरुष, यानी कि भगवान विष्णु के समान। आप देख लीजिए, और बढ़िया प्रश्न है ये। अगर शायद आप गलती कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगी। और ये हैं हमारे समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति में भगवान विष्णु के समान अचिंत्य पुरुष। ठीक है, मैच कर लीजिए। शूद्रक की रचना एक बड़ी फेमस पुस्तक है, मृक्ष कटिकम, मिट्टी की गाड़ी, मृक्ष कटिकम। तो यहाँ पे 3 नंबर डालिए। दंडी की दशकुमार चरितम, तो यहाँ पे 4 नंबर डालिए। महेंद्र वर्मन प्रथम की मत्तविलास प्रहसन, यहाँ पे 5 नंबर डालिए। अश्वघोष की सौदरानंद, 2 नंबर डालिए। तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। आगे देख लीजिए, 3, 4, 5, 2 तदनुसार बी वाला विकल्प सही आएगा। ठीक है, डाउट तो नहीं हो रहा है? जहां पे डाउट हो आप फिर से देख लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंसन, एल्वरेज वेबर या फिर विलियम जोन्स? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है, किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया? उनका नाम है विलियम जोन्स। क्लियर हुआ? गलती तो नहीं हो रही है? ये प्रश्न भी कई बार, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो गलती मत करिएगा, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया एनसी हेलहैक ने। मुझे उम्मीद है सही किया होगा आपने, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद। और अगले प्रश्न पे जाइए। यह प्रश्न क्या कह रहा है?
श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंसन, एल्वरेज वेबर या फिर विलियम जोन्स। तो श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की एक बेहतरीन पुस्तक है, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। विलियम जोन्स को बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे ये चार्ल्स विल्किंसन है। इस पुस्तक की प्रस्तावना को किसने लिखा था, कोई बताए मुझे? तो आप बता सकते हैं इस पुस्तक की प्रस्तावना, जो अनुदित पुस्तक है, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी? और उनका नाम है, ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। उनका जवाब आपको गलत नहीं होना चाहिए, कॉमन प्रश्न है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है ना, गलत ना होना चाहिए। और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज की इस टेस्ट सीरीज में भी आपने इन 22 प्रश्नों में लगभग 60 के करीब प्रश्नों को हल किया। मैच दी फॉलोइंग और तमाम जो मैंने विकल्प आपसे डिस्कस किए, इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहिए। इतने धैर्य से आप मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। मुझे अगले लेक्चर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग, और अगला टॉपिक जो भी होगा आपको सूचना मिलेगी। तब तक के लिए मुझे विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।